तो हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है आज के स्पेशल सेशन में, जहां हम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट के इस पूरे बुक में जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस सेशन में आज कवर करने वाले हैं। सेशन पूरा लंबा है, काफ़ी लंबा होगा क्योंकि हम लोग चारों सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पूरे सेशन में रहेंगे। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इस प्लेटफॉर्म को करें सब्सक्राइब। आइए चलते देखते हैं और शुरुआत करते हैं मॉडल ए से। पहला क्वेश्चन मॉडल ए यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, क्या क्या एडवांटेज होते हैं रिटेल बैंकिंग के। रिस्क इज लेस, क्योंकि क्लाइंट बेस जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। इनकम इज रिलेटिवली मोर, क्योंकि इसमें स्प्रेड मतलब जो इंटरेस्ट रेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है। ये काफ़ी स्टेबल मॉडल है और इसमें जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम है। और डी नंबर कहता है ऑल ऑफ द एवर। मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। ओके, वेरी नाइस। नाउ केस नंबर 2। एक मैं सभी को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, आप हमेशा जब भी रिटेल बैंकिंग पढ़े ना तो एकदम कूल हो के आप बस ये समझिए कि आप अपने बैंक में हैं, समझना कि आप तो बैंक में हैं, और जब डेली ऑपरेशन करते हैं ना बस आपको उसको समझना है। जैसे माय नेम इज राजीव मिश्रा, 1 लाख रुपए मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक। तो मेरे जैसे इंडिया में कस्टमर इतने हैं कि कोई लिमिट नहीं है। मान लो 1 करोड़ कस्टमर होंगे बैंक, तो यहाँ जो काम होता है वो काम होता है मास पर, यानी दैट मीन्स रिटेल बैंकिंग में जो कस्टमर का वॉल्यूम है वो हमेशा इंक्रीज होगा। नाउ कंपेयर टू, अब अगर जरा सोचिए टाटा ने लोन लिया 10,000 करोड़ का, तो टाटा कंपनी ने जो लोन लिया यहाँ पर देखिए क्वांटम ऑफ लोन बहुत ज़्यादा है। बस जैसी टाटा कंपनीज हैं वो कंपनीज बहुत कम हमारे इंडिया में। तो इस केस में यहाँ पर जो कस्टमर का वॉल्यूम होता है वो डाउन होता है। तो हमेशा उल्टा, रिटेल बैंकिंग में कस्टमर का वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होगा और जो उनका टिकट साइज होगा, क्वांटम ऑफ लोन होगा, वो डाउन होगा। और जब भी बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग की, तो वहाँ पर हमेशा टिकट साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंड वहाँ पर जो कस्टमर बेस होगा ऑलवेज डाउन होगा। नाउ केस नंबर 1, नाउ केस नंबर 2, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट रिटेल बैंकिंग, तो रिटेल बैंकिंग में कस्टमर बहुत मास में है, इसमें जो हमारा रिस्क होता है वो डाउन होता है, क्योंकि रिस्क हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द मेंबर। भाई हाउसिंग लोन से बेनिफिट हुआ तो पीएल से लॉस हो गया, 10,000 क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट हो गया तो व्हीकल में लॉस हो गया, मतलब मिक्स। बट अगर जब बात करते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग की, या जिसे हम होलसेल बैंकिंग बिल्कुल ईजी है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट द होलसेल बैंकिंग, आज के समय तो यहाँ पर रिस्क क्या क्या हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि 10,000 करोड़ नीरव मोदी लेके भागेगा, 5,000 करोड़ मेहुल चौकसी लेके भागेंगे, डाउन हो। तो ये बेसिक सा पॉइंट है, सभी लोग उसको इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कस्टमर बिल्कुल इजी है, उनका डी हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं कहूँ कि आज के समय में एडवांटेज क्या क्या है रिकमेंड किया है, तो क्लाइंट बेस हमेशा ज्यादा होगा मेरे बैंक से सर, इसलिए रिस्क हमारा क्या होगा, डाउन होगा। तो हमारे आपके बीच में एक रिलेशन क्रिएट, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कस्टमर लॉयल्टी, कोई प्रोडक्ट नीड हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं आपका बैंक का कस्टमर हूँ, मैं आपसे ही आऊंगा, और अगर मैंने आपको रिकमेंड किया रिलेशन, इससे बैंक है कि आपने मुझे रिकमेंड किया है कि सर आप मेरे बैंक से सर्विस लीजिए, और इसमें अगर आप रेट स्प्लिट हो तो हमारे आपकी हाउसिंग पर रिलेशन क्रिएट हो, पर्सनल पर अलग। जब भी मुझे फ्यूचर में कभी कोई प्रोडक्ट नीड होगी बैंक की, तो मैं दूसरे बैंक ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सही आऊंगा एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग। बताइए रिलेशन, इससे बैंक क्रॉस सेलिंग, हाई क्रॉस सेलिंग पोटेंशियल, और इसमें काफी अट्रैक्टिव हाई कस्टमर लॉयल्टी हाउसिंग पर, या लेस वोलेटिलिटी इन बिजनेस, या हाई डिफॉल्ट रेट। बताइए क्या होगा, कौन सा एडवांटेज नहीं, नॉट एन एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग, बताइए जल्दी से।
हाई क्रॉस सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, पोटेंशियल सेशन को जरूर लाइक करिएगा, तो आपके अकाउंट में वीडियो सेव हो जाएगा। या लेस जब एग्जाम देंगे आप जून में ना, वहाँ रिवीजन में ये वीडियो आपको बहुत गाइस हेल्प करेगा एवरीवन। कौन सा एडवांटेज नहीं, आज हम सारे मैकमिलन बुक के जितने भी क्वेश्चन है मॉडल ए में वो कवर करेंगे। और हाँ, वन लोगों से रिक्वेस्ट मैं बता रहा हूँ, लास्ट में मैंने कुछ रखा है, कुछ एक्स्ट्रा रैंडम क्वेश्चन फ्रॉम मॉडल ए जब एग्जाम जो मैं उन्हीं के लिए लेके आऊँ, जो लास्ट तक पूरा बने रहे। ये वीडियो आपको बहुत लास्ट में मिलेंगे कुछ और भी क्वेश्चन आपको। आज हम सारे मैकमिलन बुक के जितने भी क्वेश्चन है, तो मॉडल कभी भी वो कवर जो डिफॉल्ट रेट इसमें हाई नहीं होगा, ये एडवांटेज नहीं, एक्स्ट्रा रैंडम क्वेश्चन ठीक मॉडल। चलिए, जो मैं हम लोगों ने एडवांटेज देख लिया, लास्ट तक पूरा बने रहेंगे, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस एक एक पॉइंट हम लोग बहुत इजी वे में आज क्लियर करने वाले हैं इस बैच में। ग्रेट, ठीक। तो कभी भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग, यानी आपको बताना है कि रिटेल बैंकिंग का पार्ट कौन सा नहीं। एडवांटेज देख लिया, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, प्रोवाइडिंग टर्म लोन फॉर प्रोजेक्ट या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है। और जो भी अभी तक अपने आप को एनरोल नहीं किए हैं, जीआईबी के ऑल इन वन बैच में एनरोल करिए गाइस, बिकॉज ये एक ऐसा बैच है जो आपका जीआईबी क्लियर करेगा। ये नोट कर लीजिए गाइस मेरी बातों को, लाइव मैं कह रहा हूँ, बिकॉज इसमें दो सेगमेंट है, क्रैश एंड क्रैकर। वेरी नाइस टू एवरीवन, वेरी नाइस। सो आंसर हमारा, कभी भी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लोन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो ये किस में आएगा, होलसेल बैंकिंग में आएगा। ये किस में आएगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग में आएगा। ठीक है, चलिए। आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 जो फ्यूचर रिटेल बैंकिंग का वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली ब्रांच बैंकिंग, ओनली डिजिटल बैंकिंग, ओनली ब्रिक एंड मोटर बैंकिंग, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से एवरीवन लेट मी नो। तो हम सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 होने के बाद इंडिया में बहुत तेजी से जो डिजिटल बैंकिंग है वो बहुत मूव किया, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, कहते हैं लाइक एटीएम, लाइक क्रेडिट कार्ड, लाइक डेबिट कार्ड, लाइक मोबाइल बैंकिंग, लाइक नेट बैंकिंग, ये बहुत तेजी से भागे। बिकॉज रीज़न एक था, क्योंकि हम लोग कैश यूज नहीं करना चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दूरी बनाएं, दूर रहें तो आप कोविड से बाहर जाएंगे। तो इनका जो यूटिलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और विच हैज़ नॉट ओनली enhance the dependency of people on digital banking but it is turning to way of life of common people nowadays। आज के समय में देखिए बहुत इजी हो गया टू एवरीवन कि हम चाय भी पीते हैं तो गूगल पे करते हैं, हम चाय भी पीते हैं तो फ़ोन पे करते हैं। तो ये बताता है, सॉरी ये मिस्टेक है, सॉरी सी नहीं, बिल्कुल सही, डिजिटल बैंकिंग बी नंबर। ओके सचिन सर, वो बाय मिस्टेक है, सी नहीं, इट्स कॉल्ड बी। बिल्कुल, वी आर वर्किंग ऑन डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, चलिए अगला। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसिंग, ये यूनिट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ द प्रोपोर्शन ऑफ हाउसिंग लोन इन रिटेल लोन सेगमेंट इज मोर देन 50%, 75%, 60% और नन, क्या होगा? जल्दी से वेरी ग्रेट। और एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी बैंकरों से कि सेशन खत्म होने के बाद, यहां तो है, इस वीडियो के बाद जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा और कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट जो बुक में है दिया हुआ टू ईच एंड एवरीवन। तो देखिए, कहते हैं हमारे देश में जो हाउसिंग लोन की बात करते हैं, इसका प्रपोर्शन 50% से भी ज़्यादा है टोटल लोन में। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ परचेजिंग पावर, तो आज के डेट में अब ये ज़रूरी नहीं कि अमीर सिर्फ
शहर में है और गरीब गांव में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूरल इंडिया काफ़ी तेज़ी से बहुत विकसित कर रहा है। आज आप जाके देखिए गांव में इंटरनेट बैंकिंग, सभी के पास फ़ोन बैंकिंग, सभी का बैंकों में अकाउंट, सभी के पास फ़ोन बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है। सो उनकी जो परचेजिंग पावर है काफ़ी तेज़ी से बाहर रही है। देयर डिस्पोजल एंड अपॉर्चुनिटी टू मार्केट रिटेल बैंकिंग, और ये बैंकों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको भी वो कैटर करें, नाउ कैटर। इंडिया हैज 300 मिलियन हाउस होल्ड एंड 400 मिलियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन। कहते हैं मोर देन 90% ऑफ द सेविंग इन्हीं का आता है। एक पॉइंट और यहाँ क्लियर हुआ कि हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं कहूँ, वो आता है कहाँ से? हाउस होल्ड से आता है। 90% सेविंग कहाँ से आ रही है? हाउस होल्ड से आता है। और टोटल लोन में कौन से लोन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है? तो हाउसिंग लोन का रहता है। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। ये बहुत छोटा यूनिट है बट है बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द बिजनेस मॉडल विच इज फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग आर, वो क्या क्या है? स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट, या डिपार्टमेंटल अप्रोच, या इंटीग्रेटेड अप्रोच, या एनी वन ऑफ द एवर? बताइए जल्दी से। यानी हमारे बैंकों में जो बिजनेस मॉडल यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है रिटेल बैंकिंग में? एसबीयू अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, या इनमें से कोई भी? तो देखिए क्या होता है, पहले इसको भी समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। दैट मीन्स जब भी कोई बैंक, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पर, जैसे इंडिया में और इवन फॉरेन कंट्री में जितने भी फॉरेन बैंक हैं, या जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, उनका मेजर कंसर्न होता है टू वर्क ऑन प्रॉफिट, तो वो बेसिकली इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंडिया में जितने भी पीएसबी बैंक हैं उनका फोकस होता है डिपार्टमेंटल पर, कि हमारी अकाउंटेंसी कैसी है, यानी वो बिजनेस लाइन पे नहीं जाते हैं, वो जाते हैं डिपार्टमेंटल पर। और जितने भी इंडिया में छोटे बैंक हैं एंड छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो कहते हैं ना मिडिल भाई, वो दोनों काम करते हैं। जब उनको लगता है कि भाई फोकस करे प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट फॉलो करते हैं, जब मन करता है तो वो इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने आप को। तो इंडिया में अगर इस क्वेश्चन में किसी बैंक का नाम नहीं है तो इंडिया में कोई भी अप्रोच कोई भी बैंक यूज कर सकता है। द आंसर इज कॉल्ड डी। ठीक है, इंडिया में यही तीनों अप्रोच है जिसको बैंक यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस मॉडल। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन गाइस, और ये एग्जामिनेशन में भी आया था मई 2023 में। फॉरेन बैंक साइटेड इन द टॉपिक which enter into the retail banking activity when not able to achieve the business objective। जो फॉरेन बैंक की कॉन्सेप्ट है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो वो क्या करेंगे, स्पेशली रिटेल बैंकिंग में कंटिन्यू करेंगे विद देयर बिजनेस इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग प्रॉफिटेबल। प्रॉफिट नहीं भी हो रहा तो जैसे एमटीएन नहीं है चलाते रहेंगे, या हम इस बिजनेस से मूव कर जाएंगे, इस बिजनेस में नहीं रहेंगे, या हम अपना फोकस चेंज करेंगे, नई स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, और या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऐसे देता हूं, आप याद रखिएगा कि इंडिया में एक बैंक था सिटी बैंक। उसके पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बट ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट है। तो इंडिया में सिटी बैंक ने क्या देखा कि सिटी बैंक का जो रिटेल बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो इंडियन मार्केट को कम्पीट नहीं कर पा रहा, तो उसने अपना पूरा बिजनेस सेल कर दिया एक्सिस बैंक को। ठीक है, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वी आर वर्किंग ऑन बिजनेस लाइन, मतलब प्रॉफिट पे काम करेंगे। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो सीधे इमोशन नहीं,
बिजनेस से बाहर, यही है हमारी स्ट्रेटजी बिजनेस यूनिट। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हैं तो हम रिटेल बैंकिंग से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, या हम उस सेगमेंट को बंद कर देंगे, या हम अपना बिजनेस लाइन का जो चला रहे हैं उसको बंद कर देंगे। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल दिया आपके बुक में कि जो पीएनबी परिभाष बैंक है, बहुत अटैकिंग होके इंडिया में आया 1990 में, फुल फ्लेज होके आया टू इशू द क्रेडिट कार्ड, टू गिव द लोन, बट इनिशियली उसको समझ में आ गया कि हम यहाँ नहीं होंगे, उसने क्विट किया इस बिजनेस को। सेम कुछ समय की बात यही काम किया इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक को, वो भी क्विट किया। और अभी 2 साल पहले रिसेंटली सिटी बैंक ने अपने पूरे रिटेल बिजनेस को जो कि इंडिया में ऑपरेट हो रहा था सेल कर दिया एक्सिस बैंक को। तो ये बताता है कि जितने भी फॉरेन बैंक हैं उनका एक ही मोटो है, वो बिजनेस लाइन बना के चलते हैं प्रॉफिट, और उसी पे चलते हैं, ठीक है। गाइस, जिन्होंने भी सेशन ज्वाइन किया मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं ओनली कवर करा रहा हूँ आज मैकमिलन के बुक्स के क्वेश्चन मॉडल ए के। जैसे ये सीरीज पूरी होगी ABCD, फिर मैं मॉडल वाइज क्वेश्चन भी लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, जहां मैं मॉडल ए के हर तरह की क्वेश्चन जिनमें जनरेट होंगे वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। और अपने आप को जरूर इनरोल करें ऑल इन वन बैच में। चलिए, नाउ द सुटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ बैंक, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करती है। नंबर 1 कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है, या इनकी बिजनेस मिक्स स्ट्रेटजी होती है, या इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी होती है, या 4 कुछ भी हो सकता है। बताइए, यानी हमारे बिजनेस मॉडल को, कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे बैंक को सूट करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। वेरी नाइस। तो ये कोई भी हो सकती है, आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी भी हो सकती है, आपका बिजनेस मिक्स भी हो सकता है, और आप यानी मल्टीपल बिजनेस में डील कर रहे हैं। जैसे टाटा की बात करें तो टाटा एक ऐसी ग्रुप है जिसके बहुत सारी कंपनी है, जिनकी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, तो आंसर यहाँ होगा 4। चलिए, जब भी हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल को लेकर ऑफ रिटेल बैंकिंग को लेकर, तो आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन द वेरियस एस्पेक्ट, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। इन दिस कॉन्टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो एस्पेक्ट्स है वो इनकरेक्ट है, यानी आपको बताना है कि इसमें से रिटेल बैंकिंग का कौन सा पार्ट नहीं मॉडल को लेकर। हमारा प्रोडक्ट, हमारी डिलीवरी चैनल, हमारी कैपेसिटी, या टेक्नोलॉजी। तो गाइस, सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, देयर आर सो मेनी डिलीवरी चैनल, IMPS, UPI, AI, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजी, बट कभी भी कैपेसिटी नाम की कोई चिड़िया नहीं है। तो साहब गाइस, कैपेसिटी कोई टर्म नहीं होती। आते हैं यूनिट नंबर 3 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड, यानी इंडिया में जब भी कोई बैंक किसी मॉडल, बिजनेस मॉडल को इम्प्लीमेंट करता है तो वो कौन सा यूज करता है टर्म। क्या वो यूज करता है ओरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल, क्या वो यूज करता है वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल, क्या वो यूज करता है प्रीडोमिनेट वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल, क्या वो यूज करता है प्रीडोमिनेट हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइज मॉडल, क्या वो 1 and 2 हो गया, 2 and 3 हो गया, 2 and 3 and 4 हो गया,
या 1, 2 and 3 and 4 हो गया. नाउ लेट मी नो एवरीवन, जल्दी से. तो पहले ये समझ लेते हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि सर ये क्या होती है ओरिजेंटल और ये क्या होती है वर्टिकल. एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ. मेरे ब्रांच मैनेजर, मेरे ब्रांच में जो हूँ मैं ही हूँ. मैं जो भी डिसीजन लूँगा मान लिया जाएगा, मेरे हेड ऑफिस मान लेता है. यानी मेरे पास पूरा पावर ऑफ अटर्नी है. आई कैन टू टेक डिसीजन. जब भी ऐसे अप्रोच के साथ बैंक कुछ इंप्लीमेंट करता है, इसे कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल, जहाँ पर सिंपल आपका एक फ्लैट डिसीजन होता है. नाउ पॉइंट नंबर 2, जब हम बात करते हैं आपके बैंक में आप एक भी कदम फूंक के नहीं रख पाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर फूंक के रखा तो भैया पेनाल्टी लग जाएगी. तो जब भी सारा सिस्टम ना जस्ट लाइक ये पिरामिड की तरह होता है, ऊपर चेयरमैन, नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, रिपोर्टिंग मैनेजर, चेयरमैन, चीफ मैनेजर, इस हायरार्की होती है. तो उसको आपको फॉलो करते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल. जब हम बात करते हैं हाइब्रिड को लेकर, तो प्रीडोमिनेट वर्टिकल ऑर्गेनाइज मॉडल. जब हम बात करते हैं एक ही, मतलब अगर हम बैंक से कोई भी सर्विस लेंगे तो हमें कम से कम देना होगा KYC. यानी हम करते हैं जब कॉमन सर्विसेज को लेकर, उसे हम कहते हैं प्रीडोमिनेट हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल. तो इंडिया में कोई भी बैंक कोई भी मॉडल इम्प्लीमेंट कर सकता है. ठीक है, चल द आंसर इज डी. अब यहां मुझे बताइए आप लोगों ने बी क्यों दिया? क्या इस क्वेश्चन में ये ऐसा कहीं भी लिखा है कि लाइक PSB बैंक के बारे में या स्पेसिफिक बैंक के बारे में? इसमें तो कहीं नहीं लिखा है. यहाँ बस ये लिखा है कि इंडिया में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं मॉडल, वो कौन सा कर सकते हैं. तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है. क्लियर एवरीवन? नाउ जब भी हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल को, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक चेयरमैन और 2 ही डिसीजन मेकर, बाकी सारे एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग होती है. इसमें क्या होता है कि दीज स्ट्रक्चर ऑफ, इसमें बहुत कम मैनेजर्स होते हैं और यहाँ बहुत एम्प्लॉइज होते हैं. देयर आर सो मेनी एम्प्लॉय, जो सारे एम्प्लॉय टू मेक डिसीजन एंड विदाउट नीडिंग योर मैनेजर अप्रूवल. चलिए लोन दे दीजिए, KYC कर दीजिए, डोंट टेक एनी अप्रूवल लेवल. तो हम इस सिस्टम पे चलते हैं, उसे कहते हैं सर हम लोग हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल. अब ये क्या हो गया? एक जस्ट लाइक ए पिरामिड की तरह काम करता है, लाइक टॉप डाउन मैनेजमेंट. एक चेयरमैन साहब, फिर उसके 2 भाई, फिर उनके 4 मेंबर, है ना, फिर उनके 4 मेंबर. मतलब इतनी सिस्टम हायरार्की है कि मत पूछिए. तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्लियरली डिफाइन हो किसका क्या रोल है एट पर द हाईएस्ट लेवल, जैसे कभी हम अपने सीनियर के लोन को सरपास नहीं करते. लिखा हुआ है कि मुझे अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट करना है, तो मैं उसको रिपोर्टिंग मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करूंगा डायरेक्टली. लेवल ऑफ लीडरशिप एट द टॉप फॉलोड बाय मिडिल मैनेजमेंट, देन फिर क्या होगा आपका रेगुलर एम्प्लॉय. तो ये मॉडल कौन सा हो गया? विच इज कॉल्ड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, है ना. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग, प्राइस मतलब करंट अकाउंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हाउसिंग पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. जिन्हें हम जब बात करते हैं प्राइस स्ट्रक्चरिंग को लेकर, तो यहाँ बात हो रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे द प्राइस स्ट्रक्चरिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अटेम्प्ट बाय बैंक. तो क्या वो स्टैंड अलोन मॉडल होगा, प्राइसिंग होगी, या स्पेशल कोट होगा फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट, या बंडल प्राइसिंग होगी, होलिस्टिक प्राइसिंग होगी, बेस्ड ऑन टोटल रिलेशनशिप होगा. ओनली ए, ओनली 1 and 2, 1 and 2, ओनली 2 and 3, या 1, 2 and 3 ऑन. बताइए जल्दी से. सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर लाइक करें एवरीवन. आकांक्षा, KP दास,
सचिन सर, सोनू जी, एवरीवन सेशन को जरूर लाइक करें, तो आपके अकाउंट में वीडियो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा सर? आंसर यहां पर आंसर हमारा होगा डी नंबर। अब जरा इसको समझ लेते हैं एक बार कि क्या होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बैंक में बहुत ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी प्राइसिंग स्पेसिफिक होती है, उनकी प्राइसिंग को किसी के साथ हम मैच नहीं करते। अब जैसे हाउसिंग लोन जो कि कोलेक्ट्रल लोन है, इसकी प्राइसिंग अलग होगी। अगर एक व्हीकल लोन, इसकी प्राइसिंग अलग होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू, अगर आपने जमा किया 5 लाख रुपए तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ चेंज कर देता है। अगर आपने जमा किया 15 लाख रुपए तो कुछ रेट चेंज कर देता है। यानी कि हाई वैल्यू पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? चेंज होता है। कभी कभी बंडल प्राइसिंग मतलब कहने का क्या होता है, जैसे कि आप ऑलरेडी हमारे सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और अगर आप हमारे यहाँ से कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको कुछ हम बेनिफिट देंगे। आप अगर हमारे यहाँ से लोन ले रहे हैं तो क्योंकि आप हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो क्रॉस सेलिंग में आपको कुछ हम बेनिफिट देंगे, कुछ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। तो दिस इज कॉल्ड बंडल प्राइसिंग या होलिस्टिक प्राइसिंग। तो ए, बी एंड सी मतलब 1 2 3 ये तीनों ही होता है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सचिन सर, थैंक यू वेरी मच। जरूर मिलेंगे हम लोग आके, है ना, ये मेरा लाइव कमिटमेंट है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड अंडर रिटेल बैंकिंग, यानी आपको बताना है कि कौन सा पार्ट रिटेल बैंकिंग में नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, मीडियम बिजनेस या कॉर्पोरेट एंटिटी, कौन सा रिटेल बैंकिंग का पार्ट नहीं है? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल जो कंपनीज होती हैं वो इसका पार्ट नहीं है। एक और बात, आप लोगों को मैंने कराया था, मैं बी में कराऊंगा, कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, तो जितने भी कंपनी है, अगर कोई फर्म के रूप में काम कर रही है, कोई फर्म के रूप में काम कर रही है, कोई एमएसएमई कंपनी, तो वो भी चला जाता है कॉर्पोरेट में। अगर कोई एंटरप्रेन्योर के रूप में स्टार्ट किया मैंने कोई छोटी सी कंपनी, तो वो आ जाती है रिटेल बैंकिंग में, क्योंकि रिटेल बैंकिंग के 2 सेगमेंट्स हैं, एक मास और एक प्राइवेट बैंकिंग। नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, उसको ध्यान से समझिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द बैकबोन ऑफ रिटेल बैंकिंग इनकम, यानी आपको यहाँ ये बताना है कि हमारे रिटेल बैंकिंग में बैकबोन कौन सा है। लाइबिलिटी प्रोडक्ट, एसेट प्रोडक्ट, ट्रेजरी प्रोडक्ट या बोथ ए एंड बी? ध्यान से बताइए। वेदांश जिन, वेलकम एंड प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहां पर अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे बैकबोन को लेकर, तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो मेन बैकबोन है, यहां पे ये नहीं पूछ रहा है कि बैंक के इनकम का सोर्स क्या है, यहां पे पूछ रहा है बैंक का बैकबोन क्या है। तो बैकबोन हमेशा आपका लोन होता है जो आपके इनकम को इनहेंस करता है। हाँ, अगर हमारे पास डिपॉजिट नहीं आएगा तो हम लोन नहीं दे पाएंगे, आई एग्री, बट यहां पूछ रहा है बैकबोन। अगर ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिटेल इन बैंकिंग इनकम, तो हम दोनों को मारते, तब वहां अटेम्प्ट करते हम डी, बट यहां हमारा आंसर क्या होगा? बी। आकांक्षा 4 का ए कैसे आपने किया? 4 का ए कैसे होगा? ए कैसे होगा? ए तो आपका, अगर मैं बोलूं, आपकी करंट अकाउंट
आपकी सेविंग अकाउंट, आपकी एफडी, आपकी आरडी, इसी को तो कहते हैं सर बैंक का लायबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि वेन एवर आई नीड हम पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपकी अगर लायबिलिटी है तो फिर आपके लिए इनकम कैसे हो गई, है ना। ओके, थैंक यू। और हमेशा सभी को याद रखना, वेन एवर वी टॉक अबाउट रिटेल बैंकिंग को क्लासीफाई करना अगर कैसे सर, प्रोडक्ट के हिसाब पर, इसको कि पूरा यूनिट नंबर 8 और 9 ही है आपके मॉडल बी में। और जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, मॉडल ए तो मैंने करा दिया, अब इसके और भी रिवीजन कराऊंगा, अगले संडे को मॉडल बी भी कराऊंगा। मॉडल बी बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को कवर करिएगा। या तो होगी लायबिलिटी प्रोडक्ट जिसमें हमारे सारे डिपॉजिट्स आ जाते हैं, या तो हम बात करते हैं लोन की विच इज कॉल्ड रिटेल लोन, चाहे हाउसिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इनकी बात। और या तो हमारा होगा अदर सर्विसेज, जैसे हमने आपके बैंक में लॉकर से फैसिलिटी ले ली, आपसे म्यूचुअल फंड ओपन करा लिया, आपसे इंश्योरेंस करा लिया, जो आपका बिजनेस तो नहीं है बट आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। अंडर विच कैटेगरी द सेल ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर, रिटेल लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट या रिटेल एसेट्स, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा एवरीवन। तो सभी को थैंक यू जुड़ने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सा पार्ट आपका आता है सेल ऑफ इंश्योरेंस में। तो हमेशा याद रखना है सभी को, जब भी हम बात करते हैं थर्ड पार्टी को लेकर जो हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं थर्ड पार्टी बिजनेस। यानी जैसे बैंक का बिजनेस मेन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन टू द कस्टमर। बट ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, इट इज कम्स अंडर द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कहते हैं इसको। नाउ आपके मॉडल ए का जो मेजर पोर्शन है, जो मेजर यूनिट है, जिसको आपको 2 या 3 बार पढ़ी है, इस बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं। तो आज तो भी मैं बहुत इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब मैं क्रैकर में कराऊंगा वहाँ मैं और भी तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। अब हम आ गए यूनिट नंबर 4 पर। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द डिफाइन एंड डिफिनेशन ऑफ profitability. So profitability, this is the measure of an organization profit relative to its expenses. Now it compare how much profit a company makes compare with its overall revenue and cost. And profitability is, this is the measurement of efficiency and ultimate its success or failure. एक इजी तरीका बताता हूं मैं, तब आप आंसर दीजिएगा। गाइस जब भी कहीं लिखा हो प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। उसमें 2 चीजें हैं, प्रॉफिट और आपकी एबिलिटी। जब भी आप बात करें हमारी एबिलिटी पर कि हाउ आई जनरेट टू मोर प्रॉफिट, मेरी एफिशिएंसी क्या होगी। जैसे मेरी बैलेंस शीट में लिखा है कि मेरे बिजनेस को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो जरूरी नहीं कि मेरा 100 करोड़ प्रॉफिट, तो मैं एक अच्छा बैंक हूँ, क्या पता मेरी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये रियल बताती है कि आपकी कंपनी के बारे में कि भाई आपकी
इफिशिएंसी कैसी है बिजनेस को रन करने के लिए। हम इसको रुपीस में, वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा सभी लोग। तो सर हम ये कह सकते हैं कि यस, दिस इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट रिलेटेड टू इट्स एक्सपेंसेस। इट कंपेयर हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी मेक्स कंपेयर विथ इट्स ओवरऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बिल्कुल सही है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ इफिशिएंसी। तो जब भी बात आएगी इफिशिएंसी की, जब भी बात आएगी कंपेरेबिलिटी की, जब भी बात आएगी हमारे 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 एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो इसकी हम बात करते हैं, आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। कभी भी इसको रुपीस में काउंट नहीं करते, ठीक है। चलिए, 1 मार्क्स यहां से जरूर आएगा, लिख लीजिए कहीं पेपर में, 1 मार्क्स एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये मेरा लाइव चैलेंज है सभी लोगों को, देखिएगा 1 मार्क्स एग्जामिनेशन में जरूर आएगा, 100% है ना, जरूर आएगा। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मेजर ऑफ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेटेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। जब भी हम किसी बिजनेस लाइन की बात करते हैं किसी बैंक में, तो उस बिजनेस लाइन में 3 सेगमेंट होते हैं, एक जीपी, एक ओपी और एक एनपी। मैंने बिजनेस करता हूं मैं मोबाइल फोन का, मैंने 1 लाख रुपए का सेल किया और इस 1 लाख रुपए के सेल में मेरी जो सर कॉस्टिंग है, व्हाट इज माई कॉस्टिंग, वो 20,000 रुपीज ओनली है। दैट मीन्स 80,000 रुपीज का अब मेरा आ गया पहला पार्ट, और इसे हम कहते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का टॉप लेवल। दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल, ठीक। नाउ पॉइंट नंबर 2, अब यही तो मेरा प्रॉफिट नहीं है। अब इस 80,000 रुपीज में से मैं क्या करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकालूंगा, मैं अपने ऑफिस का खर्चा निकालूंगा। तो जब मैंने इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, तो हमारा आ गया सपोज 60,000। ये हमारा हो गया हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का सेकेंड पार्ट। नाउ तीसरा, अब कुछ सरकार को टैक्स दे देते हैं, और अगर हमने लोन लिया तो हमने इंटरेस्ट भी दे देते हैं। तो अब इस ओपी में से अगर मैंने सरकार को टैक्स माइनस कर दिया, तो जो रियल आया और यही आपके पास हैंड में है, सो दिस इज कॉल्ड योर नेट प्रॉफिट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, तो याद हो गया होगा सभी को, सेल माइनस कॉस्टिंग, तो ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने अगर पूछा कि बताइए ओपी का फॉर्मूला क्या होगा सर, तो जीपी माइनस योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आप निकाल देंगे ओपी। अगर मैंने कहा कि बताइए मुझे एनपी का फॉर्मूला क्या हो गया, आपने एनपी का निकाल दिया, ओपी माइनस टैक्स लायबिलिटी। तो ये हो गया बिजनेस का टॉप लाइन, ये हो गया मिडिल लाइन, और ये हो गया आपका बॉटम लाइन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, अगर मैं पूछूँ आपसे कि बताओ मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या होती है, तो अगर मुझे निकालना हो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है सर, वो हुआ 1 लाख पर। तो जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है अपॉन जो भी मेरा टोटल सेल है इंटू 100 कर दीजिए, यानी कि 80,000 रुपीज इंटू 100 डिवाइड बाई 1 लाख रुपए, बस आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना, 80%। इसी प्रकार ओपी मार्जिन भी निकाल सकते हैं। क्लियर? प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को, क्लियर है सभी लोगों को? मेरी एक कॉन्सेप्ट है गाइज, एवरीवन दोज हु आर जॉइनिंग द सेशन टुडे, इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, जीआईबी मस्ट बी क्लियर। इट इज माई लाइव कमिटमेंट। सो हमेशा वेदर टॉक अबाउट पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, फोकस करिए कॉन्सेप्ट पर एंड डू द रिवीजन, है ना। चलिए, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी, यानी कोई नेट प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया, और यहाँ पर मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए
एक एग्जाम्पल भी डालती है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी।